नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। संसद का सत्र और किसानों का आंदोलन। एक बार फिर दिल्ली की सीमाओं पर तनाव के हालात। दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा हो या फिर हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर, किसानों ने फिर से हल्ला बोल शुरू कर दिया है। नोएडा के किसान फिलहाल सड़कों पर हैं, जो आज सुबह से ही दिल्ली जाने की जिद पर अड़े रहे। संसद का घेराव करने का प्लान था, मगर उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत के लिए तैयार हुए और दिल्ली कूच का प्लान फिलहाल टाल दिया गया है। सभी किसान नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर धरने पर बैठे हैं। अगर बातचीत बेनतीजा रही तो फिर से दिल्ली कूच करने की रणनीति है। अभी भारतीय किसान परिषद, किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा समेत कई संगठन इसमें शामिल हैं। लेकिन 6 दिसंबर से बवाल बढ़ सकता है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के भी किसान संगठन दिल्ली कूच करेंगे। हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर 12 फरवरी से किसान धरने पर हैं, तो दिल्ली कूच करना चाहते हैं, लेकिन बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोका गया। 6 दिसंबर को ये किसान भी दिल्ली कूच करेंगे। मतलब साफ है कि दिल्ली एक बार फिर से किसानों के आंदोलन की गवाह बनेगी। ट्रैफिक व्यवस्था चरमराएगी, दिल्ली में दंगल देखने को मिलेगा। इन सब के बीच सरकार ये कहती है कि हम किसानों से बातचीत के लिए तैयार हैं। इससे पहले भी कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन नतीजा सिफर रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिर किसानों की ऐसी क्या मांग है जो सरकार पूरा नहीं कर सकती। अव्वल तो किसान एमएसपी की कानूनी गारंटी चाहते हैं। एमएसपी अभी भी लागू है, मगर ये कानून नहीं बल्कि पॉलिसी है। किसानों का कहना है कि एमएसपी लागू तो है, लेकिन एमएसपी पर खरीद तभी हो सकेगी जब यह कानून बन जाएगा। एमएसपी के साथ साथ किसानों की कई और मांगे हैं। मसलन नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत जमीन का 4 गुना मुआवजा, सभी कर्ज, बिजली बिल माफ हो, आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं, मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए। किसानों के प्रदर्शन को लेकर सियासी बयानबाजी भी जारी है। आइए पहले आपको वो बयानबाजी सुनवा देते हैं और उसके बाद करेंगे सवालों का जिक्र और फिर दहाड़ में चर्चा। किसान आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि समाधान जब दिल्ली से ही होगा भाई सभी को दिल्ली चले। वहाँ पे जितने भी किसान संगठन है गौतम बुद्ध नगर के, वो सब एक जगह है, एक ही प्लेटफार्म पे है। कुछ हो सकता है कि सरकार के पक्षधरों वो ना आ रहे, लेकिन वहाँ पे किसान संयुक्त मोर्चा के बैनर नीचे वो प्रदर्शन चल रहा है। एक बात तो ये स्पष्ट हो गई है कि सरकार ने किसानों के लिए पिछले 2-4-5 साल में कुछ नहीं किया। ये तब जबकि उनको सड़क पर आना पड़ा। ये तो 10 साल से एक सतत चल रहा है उनको बर्बाद करने का, लेकिन 4-5 साल से जब वो आंदोलित होकर अपनी बात कह रहे हैं, तब भी सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। तो किसान बेचारा क्या करे, सरकार सुनती नहीं है, राज्य सरकारें सुन नहीं रही हैं, पुलिस प्रशासन उनके ऊपर दमन करता है, उनको किसी तरीके की सहूलियत नहीं मिल रही, तो किसान करे क्या। विपक्षी दल के कई ऐसे नेता हैं जो इस तरीके की घटनाओं को बढ़ावा देने का काम करते हैं अपने अपने राजनीतिक लाभ के लिए। पर जैसा मैंने कहा, हमारी केंद्र की सरकार पूरी सजगता के साथ किसानों की हर सोच, हर मांग को सुनने के लिए तैयार है, उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। और हम लोग कतई कभी ये नहीं चाहते कि कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जिससे कोई अराजकता का माहौल बने। ये अन्नदाता जो भोले वाले अन्नदाता हैं, उनका नाम लेकर कुछ तथाकथित लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं से राजनीतिक प्रेरणा प्राप्त होती है। कुछ लोग हैं जो इस प्रकार की चर्चा करते हैं। बगैर चर्चा करे आप कैसे आंदोलन कर सकते हो। माननीय कृषि मंत्री जी का द्वार खुला है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा से किसान हित चिंतक ही बातें करते हैं। आइए सबसे पहले सवालों का जिक्र कर देती हूं और उसके बाद मेहमानों से आपका इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। पहला सवाल यही है कि संसद सत्र के दौरान किसानों का दिल्ली कूच क्यों? क्या किसानों के आंदोलन का कोई सियासी एंगल भी है? यूपी सरकार किसानों की वार्ता से क्या रास्ता निकल पाएगा? किसानों को बार बार आंदोलन आखिर क्यों करना पड़ रहा है और किसानों की मांगे पूरी करने में आखिर दिक्कत कहां पर आ रही है? बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी हमारे साथ मौजूद है, संजीव सिंह है कांग्रेस के प्रवक्ता, तारिक खान साहब है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, रोहित अग्रवाल जी आरएलजी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर बाद किसान नेता मास्टर शिवराज सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे और स्टूडियो में मेरे साथ सूर्य प्रकाश मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले शिवम आपके पास आती हूँ, क्योंकि टाइमिंग बहुत क्रूशियल है। इस वक्त चल रहा है शीतकालीन सत्र, जो कि लगातार वैसे ही हंगामे की भेंट चढ़ा हुआ है। हम ये मान के चल रहे हैं कि इस बार के शीतकालीन सत्र में बहुत सारे पेंडिंग बिल होंगे जो सरकार चाहेगी कि पास हो, जिन पर चर्चा हो। लेकिन इसी बीच में अब सड़क पर किसानों का विद्रोह, उनका आंदोलन देखने को मिला है, जो कोई पहली बार नहीं हो रहा है।
सवाल यह है कि आखिर किसानों की वो कौन सी मांगे हैं जिनको या तो सरकार पूरा नहीं कर पा रही, या पूरा कर रही है तो किसानों को समझा नहीं पा रही कि हम और हमारी सरकार किसान हितैषी है। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, अभी जो खास तौर पर नोएडा की जो बात है उसको लेकर किसानों ने अपना अभी आंदोलन जो है सांकेतिक तौर पर भी और वैसे भी वापस अभी के लिए ले लिया है। नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी तीनों के अधिकारियों से मिलकर बात हुई है, जिस पर यह कहा गया है कि एक हफ्ते के अंदर जो है इस पर जो बात उनकी है उस पर अभी आते हैं, वो उस पर चर्चा करेंगे और चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे। खास तौर पर कहा गया कि भूमि अधिग्रहण में जो है मुआवजा 4 गुना होना चाहिए और 20% के जो प्लॉट्स हैं उसको लेकर एक चर्चा होनी चाहिए। तीनों अथॉरिटीज़ ने, अधिकारियों ने मिलकर और राज्य की सरकार ने इस पर बात करके चीज़ों को बेहतर किया। अब दूसरी तरफ आते हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से दिन रात एक माहौल बनाने की कोशिश की गई, खास तौर पर हरियाणा में, वहां पर भी जीत कर आई, और इसके अलावा महाराष्ट्र जहां पर हमारी सरकार थी वो सरकार भी हमने दोबारा से रीइंस्टेट करी। अर्थात अगर हम खास तौर पर हरियाणा की बात करें, खास तौर वो तो किसानों और पहलवानों का ही प्रदेश है, जीत कर आए हैं हम। खास तौर पर महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर तो किसानों को लेकर क्या स्थिति है हम जानते हैं और किस तरीके से हमने उनके लिए काम किया है वो भी आगे बताएंगे। लेकिन ये जो आपने कहा एक शीतकालीन सत्र, बहुत बड़ी बात है। दूसरा ये कि इस देश में विपक्ष के करीब करीब सारे ही नेता भारतीय जनता पार्टी के सामने और करीब करीब सारी ही पार्टी बुरी तरीके से मुंह की खाने के बाद एक बार फिर से भोले भाले किसानों का कंधा इस्तेमाल करना चाहते हैं। योगेंद्र यादव जी को भी अगर आप सुनेंगे या फिर किसी को भी आप सुनेंगे, उन्होंने खूब कहा है, वो आए दिन कहते थे कि देखिए हमने तो पिच बना दी थी, अखिलेश यादव अगर उसको एनकैश नहीं कर पाए तो हम क्या करें, हमारा काम तो पिच बनाना है। अब ये कौन किसके लिए कहां पिच बना रहा है, देश की जनता को देखने की आवश्यकता है, क्योंकि यही किसान, यही युवा, यही महिला जब वोट करने आते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करते हैं। और ऐसा नहीं कि छोटा मोटा मैंडेट, प्रचंड बहुमत के साथ मैंडेट देकर आते हैं। यानी कि कोई अलग से कोई एक प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की जा रही है, जैसा दिल्ली ने पहले भी देखा है वैसा नहीं होना चाहिए, गलत है। ठीक है, तारिक खान साहब आपके पास आते हुए, क्योंकि बात तो सर ये है ना जो अभी शिवम ने कहा, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, वहां के चुनावी नतीजे साफ तौर पर, और विदर्भ आप देख लीजिए सर, विदर्भ में इनकी कितनी सीटें आई, फिर आप हरियाणा देखिए किस तरीके से प्रचंड जीत इन्होंने हासिल की। बार बार एक नैरेटिव सेट किया जाता है, किसान नाराज है, किसान नाराज है, किसान नाराज है। कौन कर रहा है सर इसको? कोई स्पॉन्सर कर रहा है, कोई पार्टी पसंद करती है कि किसान दिल्ली कूच करे, पूरे नोएडा को ब्लॉक कर दे, आवाजाही बाधित हो जाए और एक रकस की स्टेट बनी रहे, और खास तौर पर तब सब जब शीतकालीन सत्र चल रहा है, डाइवर्जन होता है ना सर। अगर यही मानक है तो ऐसे तो जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो यूपी के सीटें इनकी आधी हो गई थी। इसका मतलब देश में तो आपने सरकार बनाई मगर उत्तर प्रदेश के किसानों ने आपको रिजेक्ट कर दिया। क्या ये जो इन्होंने बात कही शिवम त्यागी ने, वो डेरिवेटिव निकाला जा सकता है? आई एग्री। तो ये डेरिवेटिव भी निकाला जा सकता है जो मैं निकाल रहा हूं। किसान उत्तर प्रदेश का आपसे नाराज था। जो काला कानून था आपका, 3 काला कानून आप लेके आए थे, रातों रात मोदी साहब ने उसको वापस ले लिया, उससे किसान नाराज था। 700 किसान मर गए, आपके मुंह से ची तक नहीं निकली। ये पहले तो आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि 700 किसान मरे। चलिए भाई 2, 1, 3, 0 मरे थे, 5 मरे थे, 10 मरे थे, कुछ तो कहते प्रधानमंत्री जी, कहते कि हमने गलती हुई हमसे या कुछ भी हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद भी अगर यही डेरिवेटिव है तो जनता आपसे नाराज थी, तो आपने उत्तर प्रदेश में आपको वोट नहीं दिया, वही किसान नाराज थे। सबसे ज्यादा जनसंख्या यहाँ पर, सबसे ज्यादा किसान यहाँ पर, यह डेरिवेटिव निकाला जाता। मगर मैं नहीं मानता कि यह डेरिवेटिव है। ये है कि 2013 में जब बिल आया और उसके बाद 15 में इन्होंने संशोधन किया कि ग्रामीण क्षेत्र में 80% रजामंदी चाहिए थी किसानों की अधिग्रहण के लिए, और शहरी क्षेत्र में 70% चाहिए थी। उस बाध्यता को इन्होंने खत्म कर दिया। पहला काम किया इन्होंने। क्यों किया भाई? 2015 में ही सरकार आते ही 13 में भूमि अधिग्रहण बना, और उसके बाद इन्होंने कहा कि ये कोई कंडीशन ही नहीं लगेगी, रजामंदी किसानों की भूमि अधिग्रहण करने की 13 वाले कानून में थी, उसको इन्होंने खत्म कर दिया। ये किसान के हित की बात थी। मुझे नहीं लगता, मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूं, ये तो किसान के अगेंस्ट बात है। दूसरी बात, 13 के कानून में यह भी था कि जो प्रभावित लोग होंगे, सिर्फ भूमि का मालिक नहीं, उससे प्रभावित लोगों को भी मुआवजा दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, उसमें बहुत से लोग काम करते होंगे, उनका भी कुछ ना कुछ मुआवजे में प्राविधान किया जाएगा। 14 में सरकार बनी, 15 में उसको भी खत्म कर दिया। ये भी किसान हित का काम था। इससे किसानों का उद्धार हुआ
उनकी इनकम 15 गुना बढ़ गई और इन्होंने बढ़ाई। अब किसान सर्वसंपन्न है, उसकी आय 2 गुना छोड़िए 15 गुना कर दिए। इसके लिए मैं योगी साहब की तारीफ करता हूं। और 700 किसान मर गए, उनके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, इसके लिए मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं। कुछ बोले नहीं, इसके लिए भी उनको अप्रिशिएट करता हूं, उनकी तारीफ करता हूं। वो न बोले न कहे, अभी भी समय है। हम अपील करते हैं प्रधानमंत्री से कि कम से कम वो 700 किसान जो मरे थे उनके परिवार वालों को कुछ दे दीजिए। वो भारत के नागरिक है, नेपाली नागरिक नहीं है। हमारे भाई हैं, हमारे किसान हैं, अन्नदाता हैं, जिनका दिया हुआ अनाज खाते हैं हम लोग। उनके लिए 2 शब्द कि गलत हुआ कानून में ये कमी थी, ठीक है, गलतियां सबसे होती हैं, एक्सेप्ट करिए, करेक्ट करिए। आपने एक्सेप्ट तो किया लेकिन करेक्ट नहीं किया। 2 शब्द किसानों के लिए, 2 शब्द कि मर गए इतने किसान, हमें अफसोस है इस बात का। चलिए आगे आपके नेता उनको आतंकवादी और कंगना वगैरह कहती रहे, छोड़ दीजिए उन सब बातों को। मैं सिर्फ प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं, ठीक है, और किसी की बात नहीं कर रहा। ठीक है, इससे कम शिवम कुछ भी मंजूर नहीं। प्रधानमंत्री आए, अपनी गलतियों को स्वीकारें, क्योंकि तारिक खान साहब के हिसाब से अगर वो तीनों कानून जो पहले वापस लिए गए और उनको लेकर ये कहा गया कि हम चर्चा करेंगे, और जो ये कहने का तात्पर्य इनका है, अब तो आपने सर कृषि मंत्री भी बदल दिए। अब तो शिवराज सिंह साहब, नरेंद्र सिंह तोमर को आपने हटा दिया, शिवराज सिंह चौहान जो है वो देख रहे हैं पूरा किसानों का मामला और मंत्रालय उनके जिम्मे है। और इतनी राउंड ऑफ बातचीत हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन फिर भी आपकी तरफ से फैसले लिए जाने के बाद भी किसानों में संतुष्टि नहीं है सर। देखिए, किसान हमारे हैं और हम किसानों के हैं, और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और ये पता कैसे चलेगा? शिवम त्यागी पूर्णिमा मिश्रा के शो पर बैठकर इस तरह की बात बोले तो शायद वो जस्टिफाई ना हो, लेकिन वो वोट में जब कन्वर्ट होकर आता है तो ये दिखाता है कि हाँ, विरोध कहीं था ही नहीं। बहुत सीधी सी बात है, अगर होता तो दिखाई देता ना। उत्तर प्रदेश में जिन 9 सीटों पर हुआ है चुनाव, वहां पर भी रिजल्ट देख लीजिए, वहां पर भी नतीजे देख लीजिए, वहां पर भी किसान है, वहां पर भी स्थितियां आपके सामने हैं, वहां पर भी रिजल्ट आपको बता दे रहा है कि कौन किसके साथ है। किसान हमारे साथ हैं। और जहां तक बात प्रधानमंत्री जी की है, प्रधानमंत्री जी खुद आए इस देश में। प्रधानमंत्री जी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि विषय जब किसान, युवा, महिला और इन सब का हो तो चाहे कोई भी किसी भी हद तक जाकर संवाद स्थापित करना हो, हम करते हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये किसानों के जो हितों के बिल थे, हम इनको समझाने में नाकामयाब रहे। एक प्रधानमंत्री होते हुए मैं निजी तौर पर माफी मांगता हूं। इसका अर्थ साफ है कि भाई अगर विषय किसानों का है तो हम संवादहीनता चाहते नहीं, संवाद करके हम चीजों को आगे लेकर जाना चाहते हैं। हम लेकर गए, उसके बाद इस देश के ही किसानों ने हमें एक्सेप्ट किया। अब यूपी पर आ जाता है। इन्होंने कहा कि अगर इसी बात को मानक माना जाए कि किसान हमसे खुश हैं तो भाजपा की सीटें कम कर दी थी उत्तर प्रदेश के चुनाव, नेशनल चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, और उत्तर प्रदेश में हमारी सीटें थोड़ी कम रह गई थी। बिल्कुल ठीक बात है। हम उनको नहीं समझा पाए तो हमारी सीटें कम रही, लेकिन उसके बाद स्थितियां देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, और इसके अलावा जो खास तौर पर बात करें हम हरियाणा देख लीजिए, स्थिति देख लीजिए। और खास तौर पर जम्मू जैसे रीजन में भी, जहां पर जो है हमेशा कांग्रेस ऊपर रहती थी, वहां पर भी भाजपा आ गई। तो प्रोपेगेंडा वो थोड़े बहुत दिन के लिए जो आपका चला, उसकी तो हवा निकल गई, कुछ भी तो नहीं चला। अब आगे आता हूं मैं फिर एक चीज को कहना चाहता हूं कि संवाद करने के लिए सरकार तैयार है। आज भी नोएडा से जब किसान वापस गए हैं तो उसी संवाद के भरोसे और उसी संवाद के उस पर गए हैं कि हाँ ऐसा होगा। लेकिन खास तौर पर कुछ लोगों की पॉलिटिकल रोटियां नहीं बन पा रही बहुत लंबे समय से। देश में बारंबार चुनाव हुए जिनको भारतीय जनता पार्टी और एनडीए स्वीप यानी थंपिंग मेजॉरिटी के साथ जीतती हुई जा रही है। किसानों के फिर एक नया एजेंडा करने, किसानों के नाम पर एक नया एजेंडा पॉलिटिकल पार्टी सेट कर रही है। ऐसा है क्या संजीव सिंह साहब? आती हूं तारिक साहब। संजीव सिंह साहब, ऐसा है क्या किसानों का आंदोलन, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना ताकि आपके लिए एक मुद्दा जीवंत रहे? आप भी जानते हैं सर, अभी एक सर्वदलीय बैठक हुई थोड़ी देर पहले, उसमें इस बात पर सहमति बनी कि बहुत आराम से हम सत्र चलाएंगे, कोई विरोध नहीं होगा, अनुरोध भी किया गया। इससे पहले भी एक सर्वदलीय बैठक हुई थी, लेकिन उसके बावजूद सत्र चल नहीं पा रहा। अगर सड़कों पर किसान हैं तो सदन ठीक से चल पाएगा क्या? और अगर ऐसा है तो सदन के अंदर क्या विपक्षियों के लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा है? पूर्णिमा जी, पहली बात की अभी भाजपा के प्रवक्ता जो चुनाव को लेकर गुणगान कर रहे थे, तो मैं एक शब्द बोलना चाहता हूं, ज्यादा एक वाक्य का, कि ज्यादा उस पर डिबेट नहीं करूंगा क्योंकि किसानों का मुद्दा है। चुनाव आयोग के चमत्कार पे भाजपा जो प्रचार कर रही है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद लोकसभा के अंतर्गत कन्नड़ विधानसभा है जिसमें एक तालनेर गांव में
मात्र 396 वोट है और ईवीएम से 624 वोट निकले। तो इस चमत्कार पे बात करेंगे तो मैं विधिवत बात कर पाऊंगा। शिवम त्यागी क्या भाजपा जवाब नहीं दे पाएगी। और उसके जिस लिए व्यक्ति सर को चुनाव आपने आयोग के कहा, सामने बात सुनिए, करेगा। हाँ बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल चुनाव आयोग के सामने बात करेगा। हाँ इसीलिए कर रहा हूँ कि चुनाव आयोग के चमत्कार पे भाजपा प्रचार न उस करे। पर आप चुनाव आयोग से ही बात करिएगा सर। मैं फिर कह रहा हूँ ना, और नहीं तो चुनाव कोर्ट चले जाइए, नहीं तो कोर्ट भी जाएंगे, कोर्ट भी चले गए जाइए, लोग, चुनाव आयोग के सामने जाइए। हर एक बहस में मुद्दा कोई भी हो उसमें चुनाव आयोग और ईवीएम इन सबको लाने का सर कोई तुक नहीं। पिस्तौल के बल पे लोकतंत्र स्थापित नहीं होगा। उत्तर प्रदेश देखा गया। अरे अब आप लोकतंत्र का मखौल उड़ा लीजिए साहब। अरे आइए किसानों आप लोकतंत्र का मखौल उड़ा लीजिए। आप तो ऐसे कह आप लोकतंत्र का मखौल। अरे संजीव अरे भाई सुनिए, फिर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करके सर फिर एक अराजकता मत फैलाइए ना सर, मत फैलाइए कि बंदूक की नोक पर हो रहा है और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। कहाँ आपने बंदूक की नोक पर देख लिया? कौन सी बंदूक की नोक पर हो रहा है? उत्तर प्रदेश के वो वीडियोज आपके भी अरे तो उत्तर प्रदेश में इनकी कम सीटें आई ना, तो बंदूक की नोक किसने तानी हुई थी और किस पर तानी हुई थी बताइए। मैं फिर कह रहा हूँ चुनाव है उस समय क्यों गुंगा हो जाता है? अरे मुद्दे पर आइए ना सर, मुद्दे पर आ रहा हूँ ना, मुद्दे पर आइए। प्रयास करिए। बहुत अच्छा नाम लिया आपने कि देश के गृह मंत्री आज जो बदल गए। जानती है पूर्णिमा जी कौन गृह मंत्री है? मंदसौर के किसानों के खून में जिस व्यक्ति का हाथ शामिल है, कृषि मंत्री, गृह मंत्री नहीं बदले, कृषि मंत्री बदले। कृषि मंत्री कह रहा हूं, वर्तमान कृषि मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। मंदसौर के किसान के परिवार वो नहीं बोले जिनके खून में उनका हाथ शामिल है, और वही लोग आज किसानों के साथ न्याय करेंगे। 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गया। आज प्रधानमंत्री सदन में नहीं बोलते और एक शब्द नहीं बोला। दूसरी तरफ आप कह रही हैं उनको आतंकवादी बोला गया, आप कहीं मत बोलिए उनको क्या क्या बोला गया। और ये किसान जब अपने मुआवजे की बात कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश में जहां से नरेंद्र मोदी जी सांसद चुन के आते हैं, कहा था कि 2022 में किसानों के दाम दुगने हो जाएंगे, उनके फसलों के दाम दुगने हो जाएंगे। आज कहां है? यही किसान था पूर्णिमा जी, जब किसान आंदोलन जाना था तो योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने 1.5 लाख का बांड भराया था इन गांव के लोगों को। किसान नेता बैठे हुए कि अगर आंदोलन में भाग लेने जाओगे तो 1.5 लाख का बांड भर के जाना। आप इनसे कहते कि किसानों के प्रति न्याय करते हैं। दूसरी तरफ कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रधानमंत्री जी ने गुरु नानक जयंती के दिन कहा था कि मेरी तपस्या में बहुत कमी रह गई होगी। वो तपस्या कहां है? 3 दर्जन से ज्यादा बैठक हो गई और आज भी एमएसपी का लीगल कानून नहीं दे पा रही है सरकार, और आप तब भी करती हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो भी किसानों की तरफ से मांग हो रही है उसको सरकार को मान लेना चाहिए, पूरी तरीके से बिना किसी इफ एंड बट के मान लेना चाहिए। एमएसपी मिले लेकिन उसको कानून के दायरे में अगर सरकार नहीं ला रही है और किसान चाहता है तो उसको मान लेना चाहिए। ठीक है रोहित अग्रवाल जी, जल्दी से क्विक रिएक्शन आपसे लूंगी। और इसी के साथ हमारे साथ मास्टर शौराज साहब भी हैं, किसान नेता है। मैं रुक जाऊंगा, हाँ मात्र 10 सेकंड। बोलिए शिवम। अच्छा, मैं सिर्फ एक ही चीज पूछना चाहता हूं कि तेलंगाना है, हिमाचल है, इन दोनों में कितनी फसलों पर एमएसपी दे रही है, खास तौर पर राज्य सरकार की अगर मैं बात करूं तो? पहली बात कि एमएसपी केंद्र सरकार तय करती है, इतना शिवम त्यागी मालूम होना चाहिए। उसका लीगल कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। अरे भाई अरे एमएसपी कितने फसलों पर दे रही है? अभी हरियाणा में 22 फसलों पर हमने एमएसपी गारंटी करी है। कानून की बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री की तपस्या का पूरी हो गई। अरे पहले एमएसपी पर बात कर लीजिए ना। क्यों नहीं सर एमएसपी पर बात कर लीजिए ना संजीव जी, एमएसपी पर बात कर लीजिए ना। वो कह रहे हैं कि फसलों पर आपकी राज्य सरकार एमएसपी देती है, बताइए। अभी महाराष्ट्र में इनकी सरकार, अरे सीधा सवाल सीधा जवाब दे दीजिए ना संजीव जी। कितनी फसलों पर नहीं हो रही है? बताओ एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही, बताओ ना तुम कितनी फसलों पर सर, कितनी? अरे मैं कह रहा हूँ कि जब खरीदी नहीं हो रही है, इन्होंने 22 फसलों का नाम लिया। जब सूचीबद्ध उसको आप देखेंगे पूर्णिमा जी, गेहूं की खरीद कितनी है, तिलहन की खरीद कितनी है, दलहन की खरीद कहावत चरितार्थ होती है सर। आपके राज्य में कितनी फसलों पर एमएसपी है, बस इतना सा सवाल। महाराष्ट्र में अभी आप कर लो, कोई बात नहीं, इसमें कोई ठीक है शिवम, ठीक है शिवम। फिर वही वाली कहावत फिर संजीव जी चरितार्थ होती है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। आप चाहते तो है कि सब कुछ जितना भी हो यहाँ से हो जाए, हमको कुछ नहीं करना है, हम सिर्फ इनके नाम पर हम अपनी डफली बजाते रहेंगे। रोहित जी ठीक है, जल्दी से ठीक है। शौराज साहब मैं आ रही हूँ जल्दी से। रोहित एक प्रतिक्रिया आपसे मैं लेना चाहूंगी, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जो कि हमेशा पॉलिटिक्स में भी इर्द गिर्द रहा है। किसानों, जब प्रधानमंत्री ने 4 जातियों की बात की तो उसमें किसान जाति भी रही है। लेकिन अगर सड़कों पर इस तरीके का माहौल बनता है, बड़ी संख्या में किसान प्रदर्शन के लिए निकलते हैं, तो एक किसान कहता है कि हम किस बात के अन्नदाता अगर हमारी ही नहीं सुनी जाएगी तो।
पूर्णिमा जी देखिए, किसानों को सड़क पे उतरने का हक हमारा संविधान देता है, आंदोलन करने का हक हमारा संविधान देता है। किसान अपनी सरकार से संवाद करने के लिए आ रहा है और एक संवैधानिक दायरे के अंदर आ रहा है, आंदोलन करने के लिए आ रहा है, और सरकार दोनों हाथ फैला के उसका स्वागत करती है। और किसान का आंदोलन अगर आज ही खत्म हो जाता है तो ये साफ दिखाता है कि किसान को अपने सरकार के ऊपर विश्वास है। परंतु विपक्ष वहीं पे गिद्धों की तरह वहां पे राजनीतिक जमीन ढूंढना शुरू कर देता है। मुझे लगता है इनको मुद्दे भी नहीं पता होंगे कि किसान सड़कों पे आया क्यों था। अगर आप विपक्ष के नेताओं से भी पूछना शुरू करिए तो उनको ये भी नहीं पता होगा कि किसानों के क्या मुद्दे थे जिसके लिए आज किसान सड़कों पे नोएडा के बॉर्डर तक पहुंचा। परंतु इनको राजनीतिक रोटियां सेकने की बहुत जल्दी हो जाती है कि भाई किस तरीके से हम उसके अंदर लाभ उठा लें। आप पूछिए ना, जो 13 महीने का किसान आंदोलन चला था, अखिलेश यादव कहां थे? ट्विटर पे थे। राहुल गांधी कहां थे? ट्विटर पे थे। क्या योगदान है इनका? अरे सीना पीट पीट के चिल्ला रहे हैं 700 किसान की मौत हो गई। मौत नहीं हुई थी, 700 किसान शहीद हुआ था, और जिसके लिए सरकार ने अपने तीनों कानून वापस लिए थे, जिसके लिए अगर किसी ने संघर्ष किया तो वो माननीय जयंत चौधरी जी ने संघर्ष किया था। हमारे किसान है, हमारी जनता है, हमको वोट कर रही है, हमसे वो विश्वास करती है, तो हमसे संवाद करने के लिए आ रही है। आपको क्या समस्या है भाई साहब? आप तो उनकी आवाज तक उठा नहीं पा रहे हो। अगर किसान सड़कों पे आ रहा है, उसके बाद अगर आप उनका साथ तक नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि अगर आप अपना काम कर रहे होते सदन के अंदर तो किसान को सड़कों पे आने की जरूरत ही ना होती। विपक्ष की भूमिका क्या है कि अगर जनता के अंदर कोई असंतोष है तो उसको सरकार के कानून तक पहुंचाए, सदन के माध्यम से पहुंचाए, कानूनी दायरे के अंदर पहुंचाए। जब विपक्ष खाली रासलीलाओं में ही अगर विलिप्त रहेगा तो डेफिनेटली जनता को स्वयं सरकार से बात करनी पड़ेगी। और उसके लिए उसके पास क्या चाह रहा है? उसके लिए आंदोलन का चाह रहा है। वो संविधान उसको राइट देता है, वो आंदोलन करने के लिए सड़कों पर आ रहा है। 24 घंटे के अंदर आप बताइए, अगर सरकार उसके मुद्दों को कहीं ना कहीं अटेंड कर लेती है तो कहां पे सरकार विफल है? इसका मतलब, और उसके बाद वो उस आंदोलन को, उस एंट्री को सर होल्ड पर डाल देते हैं और ये कहते हैं कि अगर आगे भी बातचीत बेनतीजा रही फिर उसके बाद हम सोचेंगे हमें दिल्ली कूच करना है या नहीं करना है। शिवराज सिंह साहब, आपको लगता है कि किसानों का आंदोलन एक तरफ, उनकी तरफ से मांगे सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए रखी जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब पॉलिटिकल हाईजैकिंग हो जाती है तो जो सीरियसनेस है, जो किसानों की मांगे हैं, वो दब जाती हैं? लगता है आपको ऐसा? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, जितने भी प्रवक्ता बैठे हैं आपके मतलब, ये एमएसपी पे उत्तर प्रदेश के भारत के मुद्दों पे सब पे अनेकों बार चर्चा हो रही, सैकड़ों बार चर्चा हो रही। सबको ये जानकारी होनी चाहिए जो आज का आंदोलन है किस लिए। ये मात्र गौतम बुद्ध नगर के किसानों के लिए, और जो तीनों प्राधिकरण है, यमुना विकास प्राधिकरण, नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, उनकी समस्याओं से ये प्राधिकरण, ये 12 साल का आंदोलन है। 12 साल से सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था की थी कि किसानों को 10% आवासीय प्लॉट और 64% अतिरिक्त मुआवजा दे देते। लेकिन हुआ क्या कि जो किसान कोर्ट गए उनको दे दिया गया, और जिनको आश्वासन में लिया गया कि आप कोर्ट ना जाओ, आपको भी वही लाभ मिल जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट गए थे, आज उनको नोएडा प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण उस लाभ को नहीं दे रहा है। वो शासन, इस पर आंदोलन हुआ, एक हाई पावर कमेटी बनी, वो उत्तर प्रदेश सरकार को भेज दिए और सरकार ने वो सारी मांग खारिज कर दी। जब किसानों में आक्रोश आया, और 10 साल हो गए, 10 साल से गौतम बुद्ध नगर का कोई भी सर्कल रेट नहीं बढ़ा। जो 2013 का नया भूमि अधिग्रहण कानून आया, उसका पूरा लाभ किसानों को नहीं मिल रहा। ये खाली गौतम बुद्ध नगर के किसान की समस्या का आंदोलन है, ये एमएसपी पे और दुनिया भर के बवाल पे है ही। छोटी छोटी मांग है, कोई बड़ी मांग नहीं है। हमको मौका ही क्यों देते हो सड़क पर उतरने का? भाई उत्तर प्रदेश सरकार को मांग गई, उत्तर प्रदेश सरकार को मांग मान लेनी चाहिए थी। जो 10% प्लॉट की मांग थी, तुम्हारा सर्किल रेट बढ़ाने की मांग थी, 2013 का संपूर्ण लाभ दिया जाए ऋण कानून का, वो मांग थी, उनको मान लेती सरकार। क्या परेशानी थी? सारी मांग खारिज कर दी। पहले तो जितने भी प्रवक्ता बैठते हैं उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि आज के आंदोलन की रूपरेखा क्या है और किन किन लोग आंदोलन है। आंदोलन तो है अथॉरिटियों के, उसमें अथॉरिटी किसानों को नहीं सुनती है, और बात हो जाए एमएसपी पर और दुनिया भर के काले कानून। ठीक है शिवम, 1 मिनट आपको दूंगी, फिर उसके बाद हेडलाइंस के बाद मैथिल साहब आपको ज्यादा समय के साथ में आपके पास आऊंगी। पहले इस पर शिवम अपनी बात रखना चाहते हैं। नहीं, कुछ नहीं, मैं शिवराज सिंह जी को एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जब वो जाएंगे तो इसके बाद मेरी बात और अपनी बात मिलाकर देखें। मैंने यही कहा शुरुआत में आते ही
एमएसपी पर बात और तमाम चीजों पर बात इसलिए गई क्योंकि विपक्ष के जो प्रवक्ता हैं उनको पता नहीं है किस चीज पे आंदोलन है। मैंने उनसे आते ही कहा कि तीनों ही अथॉरिटी के अधिकारियों ने मिलकर किसानों से संवाद किया, 1 हफ्ते के समय के भीतर इस पर कोई ना कोई हल आने की संभावना है और वो आएगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता था। हाँ, विपक्ष के लोग जरूर उसको एमएसपी और तमाम चीजों पर लेकर गए, इस वजह से शायद हो सकता है उनको जानकारी ना हो, वो ज्यादा मुझे लगता है। संजीव जी 30 सेकंड सर। हाँ बिल्कुल 30 सेकंड। आप डिबेट में जब बात डिरेल की गई, क्योंकि हमारे पहले भाजपा के प्रवक्ता से आपने बात कर रही, इसलिए वो एमएसपी सारी चीज अभी किसान नेता बिल्कुल सही बात कर रहे कि 2013 का जो 119 साल बाद किसानों के लिए एक मजबूत कानून आया, 2 बार यही नरेंद्र मोदी की सरकार ने आपने देखा कि संसद में उसको गिराने के लिए किस तरह से प्रक्रिया की गई। और बात बिल्कुल सही कर रहे हैं कि 4 गुना उन किसानों का दाम, सर्किल रेट, और एक ही जिले में 3 प्रशासन लगा हुआ है, ग्रेटर नोएडा और गौतम बुद्ध नगर, तो उनके मुआवजे नहीं दिए जा रहे हैं, 10% उनके रोक करके आज भी तो नहीं दिए जा रहे हैं। दिक्कत क्या है? अगर हर जगह की अथॉरिटी लगी हुई है, बात कर रही है, संवाद कर रही है, तो उसमें समस्या क्या है? दिक्कत यह है कि 12 साल से उनका 10% मुआवजा रोका गया, उनके विस्थापन की बात कही गई, 64% देने की बात कही गई, वो कब दिया जाएगा? क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार, मैं बिल्कुल बात करूं, क्या एमएसपी की बात नहीं है, यहाँ मैं किसान फसलों तो की मतलब बात ये नहीं सब कुछ 14 के बाद से हुआ ना, आप ये कह रहे हैं? फिर 12 साल में मैं काउंट करूंगा तो मुझे 14 से पहले लाना पड़ेगा। 11 साल फिर मुझे 14 साल अगर आप 2013 के, मैं कह रही हूँ फिर उसमें आपका टेन्योर भी काउंट कर लेते हैं ना सर। ऐसा तो नहीं है कि पहले कुछ और हो रहा था, कुछ और हो रहा था। बहुत अच्छी बात कही। 2013 की तो बात किसान नेता कर रहे हैं, हमारी सरकार तो 14 में चली गई, वही तो करेगी। 2013 का जो हमने कानून लाया था, भूमि अधिग्रहण कानून, उसके तहत हमारा 4 गुना मिले, हमें विस्थापन मिले, उसकी बात क्यों नहीं सरकार सुनती? ठीक है दिल साहब, अब आपके पास आते हुए, क्योंकि आपने तमाम पार्टी के प्रवक्ताओं का टेक सुन लिया, किसान नेता को भी आपने सुन लिया, अब इसमें समस्या है, समस्या बनाने की कोशिश की जा रही है, या जो असल समस्या है उसको नजरअंदाज करके उसको कवर अप करने की कोशिश की जा रही है? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और देखिए, किसान जो है ना वो अन्नदाता है, और किसान सदैव श्रद्धेय था, है और हमेशा रहेगा। यहाँ पर समझने की ये बात है, जो मैं सुन रहा था विपक्ष के जितने भी प्रवक्ता हैं उन सभी को वो दौड़े छूटे कहते हैं ना, हमारे यहाँ पर एक कहावत है, खैर मैं यहाँ कोट नहीं करूंगा, कि वो उसकी दौड़ वहां तक। तो वो स्थिति यहाँ पे ये हो जाती है कि किसान का मुद्दा कहीं भी आ जाए तो उनको सिर्फ एमएसपी ध्यान देते हैं, और एमएसपी के रूप में भी 1.5 गुना से ज्यादा एमएसपी आज की डेट में केंद्र सरकार दे रही है बिना किसी गारंटी के, ये इनको पता है, लेकिन फिर भी ये लोग ना आंखों पे पट्टी बांध के बैठे रहते हैं। दूसरी चीज, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को मैं यहाँ बैठ के सोच रहा था कि इसे कहते हैं कि अपने आईना जब भी उठाया करें, पहले देखा करें और फिर दिखाया करें। ये 2013 से ये मांग चल रही, जैसा कि मास्टर स्वराज सिंह जी ने भी बोला है ना, तो उस समय सरकार किसकी थी भैया? 12 के बाद 17 तक तो सरकार समाजवादी पार्टी की थी। अगर ये इतने ही किसान हितैषी थे, यदि ये इतने ही किसानों के लिए काम करने वाले थे, दंगाइयों को ना पोषित करके और तुष्टीकरण की राजनीति को पल्ला झाड़कर यदि किसानों के लिए ही ये सेवा करना चाहते थे, तो भैया आपके हाथों में किसी ने मेहंदी लगा रखी थी? तब आप लोगों ने कोई रिकमेंडेशन किया क्या? तारिक खान जरा यहां बताना। दूसरी चीज, आपने क्या किया उस समय में, अपनी सरकार के समय में किसानों के लिए? और कांग्रेस के जो प्रवक्ता यहां बैठकर सम्मानित जो कृषि मंत्री हैं उनके विषय में टिप्पणी कर रहे हैं, पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। मुलतई का कांड, जहां पर किस प्रकार से दिग्विजय सिंह ने गोलियां मारी थी, किसानों को 24,000 किसान मारे गए। बीच में मत चिल्लाओ भैया, आपके बीच में नहीं बोला, शांति से सुनो। और उन्होंने माफी भी मांगी, माफी मांगनी पड़ी। उसके अलावा मैं आपको याद दिलाऊं आपका इतिहास, किस प्रकार से गौ रक्षकों को इसी पार्लियामेंट हाउस के सामने गोलियां मारी थी, चौधरी चरण सिंह जी के ऊपर लाठीचार्ज किया था, कार्यकर्ताओं को गोलियां मारी गई थी। अरे भैया, अपने दामन के जो खून के चीटे हैं पहले उनको देखो, दूसरे पे उंगली उठाने से पहले। और आपके शासनकाल में तो किसान आत्महत्या कर रहा था, आपके शासनकाल में तो डीएपी के लिए लड़ाई होती थी, बीज के लिए लड़ाई होती थी, खाद के लिए लड़ाई होती थी, लाठीचार्ज होते थे, गोलियां चलती थी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के शासनकाल में जिस प्रकार से नैनो यूरिया, डीएपी बैग्स और बीज की आपूर्ति 100% है, और जो यूरिया को नीम कोटित कर प्रधानमंत्री जी ने आपके द्वारा होने वाली काला बाजारी को, जो कि फर्टिलाइजर जो इंडस्ट्रीज है वहां आप लोग ब्लैक कर देते थे, किसान रोता रहता था, उसको रोका है, तभी आज किसान की जो आय है ना वो 1.5 गुना हुई है। और एक और बात,
बहुत सही बात पूछी शिवम त्यागी ने कि भैया आपके तो 2 राज्य हैं। मैं एक और चीज ऐड करता हूं, जरा मुझे बताओ ना, आपके बाबा और बेबी जो जीत के आए हैं वायनाड से, केरल में बताओ जरा कितनी एमएसपी देते हैं, जरा बताओ मुझको। मैथिल साहब, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, हाँ, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी, चलिए मैं शब्द वापस लेता हूं, जरा सम्मान के साथ बोलिए। बस मैं इतना कहना चाहता हूं, संजीव सिंह से मैं ये पूछ रहा हूं इस विषय पे कि केरल में कितनी एमएसपी देते हैं, ठीक है, जरा इतना बता दीजिए। जवाब ले लेती हूँ, ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। पहले तारिक साहब आपके पास आती हूँ। संजीव जी फिर आ रही हूँ आपके पास, पहले तारिक जी से जवाब ले लो। देखिए, दुनिया भर की बात करने से क्या मतलब। अभी कोई कह रहा था कि किसान की मांग क्या है, हाँ भाई बताइए। अरे भैया तुम ये बताओ ना, 12 से 17 के बीच में तुमने क्या किया, ये बताओ, घुमाओ मत। यहाँ बहुत किसानों की हितैषी बन रहे थे ना, बताओ जरा मुझको। जो किसानों की मांग है वो क्या है, जरा बता दीजिए। अरे आप मुझे बताओ, 2013 के बाद आप लोगों ने क्यों नहीं, इन तीनों अथॉरिटीज के अंदर, राज्य सरकार का विषय ये तो, आप मुझे बताओ आपने मुआवजा क्यों नहीं दिया, ये बताओ यहाँ पर बैठकर। भूमि अधिग्रहण बिल केंद्र सरकार ने बनाया, आपने बनते ही 15 में उसको अमेंड कर डाला, उसमें राज्य सरकार क्या करे। 14 में तो आपकी सरकार थी, 13 में सरकार थी, 14 में सरकार थी, तब किसी ने बांध रखे थे आपके हाथ। देखिए ये बदतमीजी करते रहते हैं, मैं बीच में अरे बदतमीजी आप कर रहे हैं भैया, आप भाग रहे हैं बातों से। ठीक है, उनका जवाब ले, जवाब ले लेते हैं। देखिए ऐसे ही कराइए, ठीक है, इनको बुलाइए और ये बीच में बोलिए। देखिए मैम, किसानों का सीधा इतना कहना है मैम कि गोरखपुर में 4 गुना मुआवजा दे दिया राज्य सरकार, और यहाँ पर जो गौतम बुद्ध नगर है यहाँ पर भी 4 गुना मुआवजा दे दिया जाए, जिसके लिए उनकी डीएम वगैरह से बात हुई, बात नहीं मानी, राज्य सरकार उनकी ये मांग पूरी कर दे, किसान घर चले जाएंगे। कितनी आसानी। अरे तारिक भाई ये कह रहे हैं, सुनिए पहले उनका भैया सुनिए ना, सैफई के अंदर जो सैफई में हजारों करोड़ रुपए आप लोग बर्बाद करते थे, वो पैसा किसानों को आप दे देते भैया, आप उस समय आपकी सरकार थी, आप किसानों को दे देते ना, परेशानी क्या थी। उत्तर प्रदेश की सरकार ही जब किसान में भेदभाव कर रही है, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि गोरखपुर में जो हाईवे बना हुआ, अधिग्रहण हुआ, वहां 4 गुना पैसा दे दिया गया और गौतम बुद्ध नगर में नहीं दिया जा रहा। अभी भी ये गोल गोल घूम रहे हैं, ये राहुल गांधी की जलेबी वाली फैक्ट्री की जलेबी की तरह राउंड घूम रहे हैं। मैंने इनसे सीधा प्रश्न पूछा, 2013 में सरकार आपकी थी कि नहीं थी, मुख्यमंत्री उस समय अखिलेश यादव थे कि नहीं थे, तब आपने क्या किया था ये बता दीजिए बस। आप ये बता दीजिए बस। ठीक है, अब मैथिल साहब पूरी बात सुनेंगे, अब बीच में नहीं बोलेंगे। तारिक साहब बोलिए। इसका जवाब देखिए, ये तो बीच में कूदेंगे, इनका रोल ही यही है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप कूदिए बीच में। फंस गए तारिक खान, मैथिल साहब। अब ये किसान का झुंझुना नहीं बजा सकते, अब फंस गए किसान, हम फंस गए। आपको पूरी छूट दे रखी है क्या बीच में बोलने के लिए? आपने हमको किसानों को के हित में न बोलने के लिए आप मुझे मजबूर करना चाहते हैं। अच्छा, मतलब सरकार आपकी थी तब तो आपने कुछ किया नहीं। आज योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार में किसानों के यदि जीवन में सुधार हो रहा तो आप यहाँ बैठकर ज्ञान देंगे। मैथिल जी, अब मेरे पास बाकी मेहमान भी हैं और मैं हर बार आपसे इस बात के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ कि समय सीमित रहता है, तो जरा उसके हिसाब से बढ़ेंगे तो बड़ी अच्छी। बीच में जरूरी नहीं है ना सर, जो आप पूछना चाहे वो नहीं दे रहे, आप मान लीजिए कि वो नहीं दे रहे, मतलब आगे बढ़ते हैं, सामने दिख गया ना इनका। आगे बढ़ते हैं, उनको जो कहना उनको कहने दीजिए जल्दी से। मैथिल साहब प्लीज, सॉरी मैथिल साहब बोलिए। नहीं, मैथिल साहब ने बोल लिया। तारिक जी आप अपनी बात करें, फिर संजीव जी आपके पास आती हूँ, शरद जी आती हूँ, शुभम आपसे भी जवाब लूंगी। कूदी, ये इनका नाम कूदी है, आओ कूदो। बोलिए ना तारिक साहब प्लीज, अब आप भी मत शुरू करिए सर। बात कह रहा हूँ मैं, बहुत सीधे से मैं कह रहा हूँ कि देखिए, हम सत्ता में नहीं, हमें सत्ता से बाहर किया गया, कमियां रही, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक। और बीजेपी से ये कह रहा हूँ कि जो सिंपल क्लियर कट मांग है किसानों की ऑन बिहाफ ऑफ किसान की, गोरखपुर में मुआवजा दे दिया 4 गुना, यहाँ क्यों नहीं दे रहे उसका ठीक है, सवाल ले लिया। संजीव जी अपना भी काउंटर रखेगा, शिवम दोनों का जवाब देंगे फिर। संजीव जी। पूर्णिमा जी, सबसे पहली बात कि आज किसान जो आंदोलन है, जो संसद घेरने जा रहा था, हम उस पे बैठे हैं और उसको लेकर के केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि भाजपा के प्रवक्ता और ये कथित राजनीतिक विश्लेषक जो बरगलाने की बात कर रहे हैं, वो 2013 के तहत अपने मुआवजे की बात कर रहे हैं। सीधी सी बात है, वो उस बात को कह रहे हैं कि साहब हमारा जो विस्थापन का था, हमें 10% के साथ जमीन देने की बात थी, हमारा जो रोका गया पैसा था वो कब मिलेगा, उस मुआवजे की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी जिस बनारस से सांसद हैं, वही बाबा योगी आदित्यनाथ के बीच, गोरखपुर के बीच में आज भी
150 किलोमीटर की जो यात्रा होती है, पूर्णिमा जी बता दो, भाजपा के प्रवक्ताओं को नहीं मालूम होगा, 50 किलोमीटर के भीतर करीब 250 गांवों ने मुआवजा नहीं लिया क्योंकि उनको मुआवजा नहीं दिया गया। ठीक है उचित शिवम, शिवम किसी भी समस्या के किसी भी समस्या के समाधान के लिए सबसे पहली शुरुआत और अच्छी शुरुआत ये होती है कि आपको समस्या के बारे में पता हो। अगर समस्या आइडेंटिफाइड है, अगर प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड है, तो फिर डेफिनेटली उसके सॉल्यूशन की तरफ वर्कआउट करना पड़ेगा ना सरकार को। नहीं, ऑफ कोर्स है, मैं मानता हूं कि सरकार भी इस बारे में बात कर रही है और अथॉरिटीज तीनों जो सामने आकर बात करने के लिए प्रोसेस में आई, और उसके बाद जिस तरीके से किसानों ने भी एक सकारात्मक रूप देते हुए चीज़ों को कहा कि ठीक है भाई, हफ्ते भर इस पर हम चर्चा करते हैं, तो जाहिर है कहीं ना कहीं दोनों का एक कॉमन कंसेंसस बिल्ड हुआ है, उसी के बाद इस तरह की चीज़ें हुई है। लेकिन वही बात है कि जब ये किसानों की बात करने वाले लोग हैं, ये सरकार किसानों की जो अलग अलग राज्यों में है, जब ये किसानों की बात करते हैं या फिर अपने पुराने टेन्योर पर जाते हैं तो बिलबिलाने लगते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ पर विषय साफ है, सरकार पूरे तरीके से एक लचीला रुख रखकर किसानों के साथ संवाद कर रही है और कहीं ना कहीं उसका हल भी निकाल लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहीं इससे थोड़ी सी बड़ी है, और वो ये कि जिस तरीके से किसानों को बार बार बरगलाने की कोशिश की जाती है, उनके कंधों पर कुछ कथित किसान नेता जो है आते हैं और अपना पॉलिटिकल करियर चमकाने की कोशिश करते हैं, वो सरकार नहीं होने देगी। और जहां तक बात बाकी किसानों के मुद्दों की है, सरकार, जैसा आप ही ने खुद कहा कि करीब 30 से ज्यादा बैठक हो चुकी है और तमाम तरह की चीजें हैं, हम तो बात करना चाहते हैं क्योंकि किसान हमारी सरकार का, इस देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसके बिना इस देश का बढ़ना असंभव है। जब कोरोना में सारे हिंदुस्तान की हर एक इंडस्ट्री का ग्रोथ माइनस में था, उस समय भी किसान ने 3.5% ग्रोथ के साथ इस देश को जिंदा रखा है। हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते, और हम उनको इग्नोर कर नहीं रहे हैं, इस बात का भी सबूत चुनाव ही है। समाजवादी पार्टी, लेकिन हाँ, कुछ लोग किसान आंदोलन में कई मुकदमे लिखे थे, क्या उसको वापस लेंगे आप? मुकदमे लिखे थे इस मांग में, किसानों की मांग में वो भी शामिल है, कई मुकदमे लिखे गए थे। वापस होगा, उनकी मुकदमे की वापसी की प्रक्रिया चालू हो चुकी है तारिक खान जी। ठीक है, अगर आपको हो जाएगा तो जानकारी अपनी बढ़ा लीजिए। आपको राजनीतिक सीखने की हम जगह नहीं देंगे। हो जाएगा, क्या होता है, एक मुकदमा किसान आंदोलन के दौरान लिखा गया, वापस होगा, उसकी लिस्ट बन के सरकार को सौंप दी गई है, वो प्रक्रिया वापस शुरू हो चुकी है। कृपया करके जनता को भ्रमित मत करिए, किसानों को भ्रमित मत करिए। अरे वो तो कह रहे हैं ना, प्रक्रिया शुरू हो गई तारिक जी, प्रक्रिया शुरू हो गई किसान आंदोलन के ऊपर। इतना जवाब पता ही नहीं है। ठीक है शिवम, जल्दी से मुद्दे क्या थे, शिवम जल्दी से, इसीलिए आप यहाँ 30 सेकंड का टाइमर रखेंगे शिवम के जवाब के लिए। पर गुमराह होने वाले नहीं है, 30 सेकंड न का टाइमर, जनता गुमराह होगी और न किसान गुमराह होंगे। ठीक है, 30 सेकंड का टाइमर। देखिए, रोहित जी ने ही मुझसे पहले जवाब दे दिया। बिल्कुल ठीक बात है, उसकी लिस्ट बन के ऑलरेडी जा चुकी है, प्रोसेस हो चुकी है, उसकी एक प्रक्रिया है, किसान भी इस बात को जानते हैं। लेकिन समाजवादी हो या बाकी की कोई और पार्टियां हो, उनको इसी बात को मुद्दा लगातार बनाकर करेंगे कहां से? उपचुनाव ये जीतते नहीं, विधानसभा चुनाव ये जीतते नहीं, लोकसभा चुनाव ये जीतते नहीं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री इनके बनते नहीं, एजेंडा कोई बचा नहीं। तो जाहिर है इस तरीके से कोशिश की जा रही है, परंतु उसके बावजूद मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश की या फिर नोएडा के किसानों की भी अगर कोई मांग है, सरकार उसमें बिल्कुल संवाद करने के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित और सही समय में है और सही स्थिति में, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको भी सुलझा लेंगे। लेकिन परेशानी यही है कि जो बार बार इस तरह की चीजें होती हैं, कहीं ना कहीं ये अपने आप में गलत है, और जब स्थितियां बेहतर बात करके सुधारी जा सकती हैं, तो इस स्थिति तक जाने की शायद आवश्यकता ही ना पड़े। लेकिन कुछ लोगों का रेलेवेंस कहाँ रह जाएगा अगर इस तरह की स्थितियां नहीं बनेंगी? आज जो बैरिकेडिंग तोड़ी गई या फिर जो ये चीजें हुई, ये उचित नहीं है। 700 लोग मरे थे, 700 लोग मरे थे, क्या कोई मुआवजा देने का प्लान है किसानों को? मरे लोगों फिर को वही बात, ये फिर उसमें प्रोग्राम? मैं कहता हूं ये मरे नहीं होता है, ये समाजवादियों वालों, ये मरे नहीं होता है। ये अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां नहीं चल रही है, ये मरने मारने वाली है। ये आतंकवाद की भाषा का इस्तेमाल मत किया करो किसानों के लिए। आप कुछ मुआवजा शहीद होना को या नहीं, किसान और जवान शहीद होते हैं, ठीक है, मरते मरते लेकिन क्या होता है? फिर अभी भी क्या मरना ठीक है, अगर बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान निकाला जा रहा है या कोशिश हो रही है, वो जरूरी है और राज्य सरकार का दायित्व भी है, क्योंकि शायद दिल्ली एनसीआर और वहां की सड़कें, वहां की जनता एक बार फिर से इस तरीके के आंदोलन के लिए शायद तैयार नहीं है, क्योंकि रोजमर्रा की बहुत सारी चीजें इसमें बाधित होती है और इसीलिए सरकार को इसको लेकर कदम उठाने की जरूरत है।